तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक नया जो तरीका होगा उसको लेकर के फॉलो करेंगे और इसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव वाइज लेकर के चलेंगे। सब्जेक्टिव में सबसे पहले मैंने बताया कि हिस्ट्री हम बात करने वाले, जैसा कि कल वाला अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो उसमें हमने ये बात किया था कि सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल पर चलेंगे और उसके बाद मॉडर्न को देखेंगे। मतलब एक तरह से जो क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू का फॉर्मेट रहेगा, वो मिक्सअप रहेगा। मतलब कि एक तरह से साधारण प्रश्न भी और साथ ही साथ कथन वाला प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें वीडियो में हमने बताया था कि क्या हम नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वीडियो में ही आपको अगला टॉपिक बता दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ करके आना। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री से, वो क्या रहने वाला है वो आप थोड़ा सा इस वीडियो के एंड तक आपको जाते जाते पता चल जाएगा। ठीक है, ताकि आप पढ़ करके जब आएंगे उसके बाद एमसीक्यू आप यहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, आपने जो भी सोर्सेज से पढ़ा है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में प्रयुक्त ईंटों के आकार और चिनाई तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो विशिष्ट पैमाना है वो संपूर्ण सिंधु सरस्वती क्षेत्र में मानकीकृत रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है। जो अभी एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उस तरह से हम लेकर के चल रहे हैं। घिसा पेटा वाला जो सिंधु सभ्यता पढ़ते आ रहे हो तो वो हम यहाँ पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न का सही आंसर गेस करें तो सही आंसर क्या बनेगा कि जो ईंट का आकार होता था, प्रयुक्त जो ईंट होते थे उसका आकार था 1:2:4। यानी 1 जो है वो एक तरह से मोटाई कह सकते हो, 2 जो है उसका चौड़ाई था और 4 इसकी लंबाई का अनुपात था। इंग्लिश जो कि बॉन्ड तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता था इस ईंट को बनाने में। सारा चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिख रखा, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके भी समझ सकते हो, क्योंकि हम सभी एक्सप्लेनेशन को नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि एक्सप्लेनेशन सभी को अगर करते चलेंगे तो फिर वीडियो बिना मतलब का बहुत ज़्यादा लंबा होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लेना, जहाँ ज़रूरत होगी हम एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो 4:2:1, या फिर अगर इस तरह से दे कि मोटाई, चौड़ाई और लंबाई तो फिर 1:2:4 के रूप में मानकीकृत था। इसकी चिकनाई में वैकल्पिक पंक्तियों में लंबाई और चौड़ाई के बल ईंटें रखी जाती थी, जिसे आधुनिक स्थापत्य कला में इंग्लिश बॉन्ड जो कि पद्धति कहा जाता था। ठीक है, यह तकनीक दीवार को अधिक मजबूती प्रदान करती थी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आता है सेकंड सवाल। सेकंड प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति के निर्माण में निम्नलिखित में से किस विशिष्ट प्राचीन धातु शिल्प तकनीक का उपयोग किया गया था। क्या बनेगा सही आंसर? तो देखो, अगर इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप गेस करते हो तो डेफिनेटली ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, लॉस्ट वैक्स जो कि कास्टिंग जो है यहाँ पर कहेंगे लुप्त मोम तकनीक, या फिर कह सकते हैं भ्रम मोम विधि। जिस तरह से भी प्रश्न में पूछा जाए वो आप ध्यान में देख लेना। अब यहाँ पर जो है पॉइंट वो समझिए क्या है। जैसे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति धातु ढलाई की लास्ट वैक्स, जो यानी कि लॉस्ट है, लास्ट ने लॉस्ट मतलब गुम होना, लुप्त होना वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लॉस्ट वैक्स यानी गुप्त मोम या फिर द्रवीभूत मोम तकनीक से निर्मित थी। इस विधि में सर्वप्रथम मोम की मूर्ति बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था और सूखने के बाद गर्म करके मोम निकाल दिया जाता था और फिर उस खाली सांचे में पिघली धातु भरी जाती थी। और यह सिंधु सभ्यता धातु शिल्पियों की तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट जो कि प्रमाण माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, लॉस्ट वैक्स कह सकते हैं कास्टिंग या फिर लुप्त मोम तकनीक, जो भी है आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त बेलनाकार मोहरों की उपस्थिति मुख्य रूप से किस समकालीन विदेशी सभ्यता के साथ प्रत्यक्ष समुद्री या फिर स्थलीय व्यापारिक संबंधों को दर्शाती है। बताइए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
सुमेरियन भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। मतलब हड़प्पा स्थलों से जो प्राप्त बेलनाकार मोहरे हैं, इनकी उपस्थिति मुख्य रूप से किस समकालीन विदेशी सभ्यता से, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, बेलनाकार मोहरे मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की प्रशासनिक और व्यापारिक प्रणाली की पहचान है। मेसोपोटामिया मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन जैसे हड़प्पा कालीन नगरों से बेलनाकार मोहरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया के मध्य प्रत्यक्ष तथा नियमित अंतर क्षेत्रीय व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल पे नजर डालिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और कृषि आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आर्थिक और कृषि आधारित क्षेत्रों के संदर्भ में। तो देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट आता है कि हड़प्पावासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, जिसे यूनानी भाषा में सिंडन कहा जाता था, और वे हल के मुख्य फाल के रूप में लोहे का प्रयोग करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला ये पॉइंट जो कि एक तरह से गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हड़प्पावासी कपास के प्राथमिक जो कि उत्पादक तो थे, जिसे मेसोपोटामिया या फिर यूनानी सिडन कहते थे। ठीक है, सिडन कहा जाता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो लोहे से पूर्णतः आपको पता है कि लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। वो जाकर के बाद में वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है लोहे का जो कि प्रमाण। तो ये चीज़ गलत होगा यहाँ पर कहना कि हल के जो मुख्य फाल के रूप में लोहे का प्रयोग करते थे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड पॉइंट पर नजर डालते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये कह रहा है कि बनवाली से मिट्टी के बने हल का प्रारूप यानी खिलौना प्राप्त हुआ है, जबकि कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जहां एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। यानी जो बनवाली है हरियाणा में, वहां से खिलौना प्राप्त हुआ, और कालीबंगा से जो कि राजस्थान में पड़ता आपका, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यानी ये पॉइंट सही है। और तीसरा आता है कि लोथल और रंगपुर से चावल के भूसी के अवशेष मिले हैं, जहां यह दर्शाते हैं कि संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र मुख्य रूप से खदान केवल धान ही था। देखो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ केवल धान ही था कहना वो गलत होगा। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, देखोगे आप कि लोथल और रंगपुर से धान की भूसी, ठीक है, देखो लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मिली है, परंतु संपूर्ण सिंधु सभ्यता पर मुख्यतः खदान जो था गेहूं और जौ था, न कि केवल धान। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर हमें बताना था कि प्रश्न में सत्य क्या है, तो सत्य केवल तो केवल 2 था, इसलिए केवल 2 को टिक करेंगे सत्य के रूप में, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखेंगे क्यों गलत है, क्यों गलत है, सारी चीजें हमने बात कर लिया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और वीडियो को एंड तक वॉच करिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक भी आपको पता चले, और इसी तरह से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या है? अगला है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो है विशाल स्नानागार की जलरोधी संरचना बनाने के लिए ईंटों की चिनाई के साथ किस पदार्थ का लेप लगाया जाता था? बताइए, ईंटों की चिनाई के साथ किस पदार्थ का लेप लगाया जाता था? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर, जिप्सम और बुटेमिन। ठीक है, बुटेमिन यहाँ पर कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक डामर कहा जाता था, और इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से लिखा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर? अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा की नगर योजना की वह कौन सी अद्वितीय विशेषता है जो इसे अन्य अधिकांश हड़प्पा नगरों से अलग करती है? बताइए। देखो, इसी तरह से प्रश्न पेपर में भी पूछे जाते हैं, आप समझ सकते हो। अब पहले वाला तो पेपर का ट्रेंड रहा नहीं कि धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा क्यों प्रसिद्ध है, इस तरह से पूछा जाता था, जो कि वो अलग, मतलब वो इरा ही आप मान कर चलो अलग था। अब जो है क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेंगे, मतलब लगेगा कि हाँ धौलावीरा के बारे में जानते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल था, बहुत सारी चीज़ें आपको पता रहेगी, लेकिन क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाएगा। तो अब देखो, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि अधिकांश हड़प्पा नगरों से अलग क्यों बनाता था धौलावीरा को? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नगर था 2 की बजाय 3 भागों यानी दुर्ग, मध्यनगर और निचला भाग में विभाजित था। ठीक है, इस वजह से बाकी जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे उनसे ये अलग करता था इसे। अधिकांश हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित होता था, जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप कि पश्चिमी दुर्ग और
पूर्वी निचला दुर्ग में विभाजित होते थे, परंतु गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा नगर जो है वो 3 स्पष्ट भागों में, एक गढ़ दुर्ग और यानी जिसे सिटाडेल कहा जाता था, मध्य नगर मिडिल टाउन और निचला नगर लोअर टाउन में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन और जल प्रबंधन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल प्रबंधन वाला पॉइंट जो है वो धौलावीरा से जुड़ा था, वो आप याद रखेंगे, आपको याद ही होगा। तो पहला पॉइंट है कि धौलावीरा में शैलीकृत यानी रॉक कट जलाशयों का एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं जो शुष्क वातावरण में जल प्रबंधन की कुशलता दर्शाते हैं। यानी ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट आता है कि हड़प्पा नगरों में सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर था, जहां मुख्य मार्ग एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री पर काटते थे और जल निकासी नालियां पूरी तरह से ढकी होती थी। यानी ये पॉइंट देखे जाए तो पूरी तरह से कह सकते हैं सही भी है। मतलब अभी के आप जो भी देखते हो कैसा रहता है, अब सोचो कि हड़प्पा सभ्यता के समय भी काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी ग्रिड पद्धति होती थी सड़कों के निर्माण के लिए, और सभी नालियाँ जो होती थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से ढकी होती थी, लेकिन आज का कंडीशन आप देख ही सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट हमारा सही है, दोनों सही है। तीसरा आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगरों के प्रत्येक घर के मुख्य द्वार सीधे मुख्य सड़कों पर ही खुलते थे ताकि व्यापार में सुगमता हो सके। अब अगर हम यहाँ पर नज़र डालेंगे तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर मैं देखो लास्ट में मेंशन भी कर दिया हूँ कि गलत क्यों है, क्योंकि लोथल को छोड़ करके लगभग सभी हड़प्पा नगरों में मकानों का मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ना खुल करके पीछे की गलियों में खुलते थे ताकि धूल और शोर से बचाव हो सके। मतलब एक ऐसा शहर, मतलब ऐसा भी एक स्थल था जो कि वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, उसका नाम क्या है? लोथल। ये ध्यान रखिएगा, लोथल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लोथल। बाकी अधिकांश जो भी थे मकाने वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके उनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हुआ। अब प्रश्न में पूछा गया कि असत्य बताना है, तो असत्य केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। देखो गाइस, अगर मेरा क्लास देखना है आपको तो आपके पास टाइम होना चाहिए। अब अगर आप शॉर्ट में फटाफट से देख करके निकलने वाले अगर स्टूडेंट हो तो आप अभी भी छोड़ करके जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हो, सीरियस कैंडिडेट हो जो एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए अब अपने प्रिपरेशन को करना चाहते हो, तो फिर ये जो चैनल है वो आप ही लोगों के लिए। देखो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा स्थल और उससे संबंधित उत्खननकर्ता खोजकर्ता से सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कई बार हम प्रश्न में नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कि हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी, ये तो सही है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो रखालदास बनर्जी, ये दोनों हमेशा पूछा जाता रहता है, याद रखिएगा। चंद्रहुदड़ो की बात करें तो मजुमदार, ये भी सही था। कालीबंगन वाला पॉइंट गलत है, कालीबंगन जेपी जोशी नहीं थे, ये गलत होगा क्योंकि कालीबंगन की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, जो बाद में बीपी लाल और बीके थापर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। जेपी जोशी मुख्य रूप से धौलावीरा और सुत्तकोदता के उत्खनन से जुड़े हुए, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मतलब कालीबंगन की खोज 1952 में किसके द्वारा? तो बीबी लाल और बीके थापर। बेसिकली यहाँ पर नाम अमलानंद घोष का भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अभिकथन ए, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे का उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के प्रतीक के रूप में किया जाता था, और इसका कारण बताया जा रहा है कि हड़प्पा मोहरों पर एक श्रृंगी जो कि वृषभ और अन्य पशुओं के चित्र के साथ साथ एक अपिठित चित्रात्मक लिपि उत्कीर्ण थे। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए तो सही है। अब सॉरी, ए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा मोहरों का केवल धार्मिक अनुष्ठान, जी नहीं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर लिखा गया कि ए असत्य है क्योंकि मोहरों का प्राथमिक उपयोग दीर्घकालिक व्यापारिक संपत्तियों को संरक्षित
संपत्तियों को चिन्हित करने, पैकेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने और स्वामित्व दर्शाने के लिए प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों में होता था, न कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों में। ये गलत हो गया। अच्छा, सेकंड, यहाँ पर कारण की बात करें तो ये सही होगा, क्योंकि मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़दार बैल, बाघ आदि के चित्र, उसके ऊपर भावचित्रात्मक, ठीक है, भावचित्रात्मक लिपि पाई जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट गलत था, ये वाला सही था, यानी ए असत्य है, आर जो कि सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार अब इससे बेटर क्या ही आप खोज रहे हो। वीडियो को लाइक करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको और बेहतर तरीके से मिल सके। और कुछ सुझाव चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अवशेषों की संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ अवशेष और साक्ष्य दिए गए। तो चलो फिर देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें सुतकोदता, तो यहाँ से देखो सुतकोदता जो है गुजरात में है, और ये घोड़े के अस्थियों के विवादित साक्ष्य अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये कह सकते हैं सुतकोदता घोड़े की हड्डियों के अवशेष, यानी फर्स्ट का 2 के साथ, ये तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बाकी देखिए सी का 4 दोनों में मिल रहा है, तो सी का 4 मिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से सी का 4 मिल जाएगा। हड़प्पा से R37 जो कि कब्रिस्तान मिला है, ये याद रखिएगा, R37 कब्रिस्तान यहाँ पर हड़प्पा से मिला है। ठीक है, सी का 4 क्लियर हो गया। बनावली से हमने देखा था, बनावली जो हरियाणा में है, यहाँ से हल का खिलौना एक तरह से देखने को मिला था, तो डी का 3 के साथ, डी का 3 क्लियर हो गया। और लोथल तो हम जानते ही हैं, जो कि गोदीवाड़ा यानी कि एक तरह से बंदरगाह के रूप में। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए सही बनेगा। सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, आराम से आप देख लेना। ठीक है, कृत्रिम ईंटों का बना गोदीवाड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है। देखिए, अगर सर्वाधिक सटीक पूछा जा रहा है तो अब इसमें क्या देखेंगे। सबसे पहला कि यह एक पूर्णतः, ठीक है, यह एक पूर्णतः वर्णमाला आधारित लिपि है, जिसे बाएं से दाएं लिखा जाता था। ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हड़प्पा लिपि जो है चित्रात्मक है, जिसमें लगभग 375 से 400 चित्र है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, और बाएं से दाएं और अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था। और सेकंड है भावचित्रात्मक है, ये पॉइंट हमारा सही होगा, यहाँ पर सटीक है, क्योंकि भावचित्रात्मक लिपि था और मुख्य रूप से बोस्ट्रोफेडन, ठीक है, बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखा जाता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शैली भी याद रखिएगा, बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखा जाता था। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि लिपि को मतलब यह लिपि ब्राही लिपि की जननी है, इसे जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। ये गलत है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ बी सटीक तरीके से यहाँ पर कर रहा है, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन और औद्योगिक केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यानी एक तरह से शिल्प उत्पादन और औद्योगिक केंद्रों के संदर्भ में। तो पहला पॉइंट आता है कि चंद्रहुदड़ो एक पूर्णतः औद्योगिक नगर था, जो मनके बनाने, शंख की कटाई, मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये पॉइंट सही है, क्योंकि चंद्रहुदड़ो और लोथल दोनों ऐसे जगह थे जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। ये डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है। सेकेंड पॉइंट आता है कि बालाकोट, ठीक है, बालाकोट, देखो ध्यान दीजिएगा कि बालाकोट और लोथल शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए मुख्य तटीय केंद्र था। यानी ये पॉइंट भी हमारा सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। सारा पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वस्तुओं, चूड़ियों, जड़ाई के काम के लिए प्रमुख केंद्र माने जाते थे। तीसरा था कि मनके बनाने में केवल तांबे और कांस्य जैसी धातुओं का प्रयोग होता था, जबकि पत्थरों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि मनके बनाने में कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे दुर्लभ और कीमती पत्थरों का बहुयात में प्रयोग किया जाता था। तो ये पॉइंट हमारा गलत बनेगा, और अगर सत्य बताना था तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट क्या आता है कि हड़प्पा संस्कृति की सामाजिक संरचना और समाधान, यानी जो ब्यूरल है, प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से देखिएगा, सत्य है।
तो इसमें अगर हम नज़र डालेंगे चारों ऑप्शन पर तो पढ़ेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए कि संविधानों में साधारणतः अंत्येष्टि के समय गर्तों में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था, साथ में मृत भांड रखे जाते थे। ये पॉइंट पूरी तरह सही है कि उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। यहाँ पर इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से लिखा गया, पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब मृत भांड का मतलब कि मिट्टी के बर्तन और आभूषण रखे जाते थे और जो उनके पारलौकिक मतलब जीवन में विश्वास को दर्शाते थे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक स्थिति। तो पहला है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की आकृति उत्कीर्ण है, जिसे चारों ओर मतलब जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा आसीन है तथा चरणों में 2 हिरण दिखाए गए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कह सकते हैं ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध जो पशुपति मोहर है एक त्रिमुखी पुरुष पदासन मुद्रा में बैठे हैं, जिसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ, बाहिनी ओर गैंडा और भैंसा और नीचे 2 हिरण चित्रित है। तो ये पॉइंट हमारा सही होगा। सेकंड आता है कि हड़प्पा समाज में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी, जिसका प्रमाण बड़ी संख्या में मिली मृद मूर्तियां हैं। ठीक है, टेराकोटा जिसे कहा जाता था आग में पकी हुई मिट्टी को, तो मृद मतलब मूर्तियां मिली है। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट भी कह सकते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा समाज जो था वो एक तरह से मातृ देवी की उपासना करता था। तीसरा आता है कि हड़प्पा स्थलों से विशाल मंदिरों के और भव्य पूजा स्थलों के अवशेष मिले हैं, जो पुरोहित राजा के प्रत्यक्ष शासन को सिद्ध करते हैं। देखो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी तरह के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो मंदिर की जब भी बात है हड़प्पा सभ्यता में, तो उसी वक्त समझ जाना कि ये हमें भ्रम में डाला जा रहा है, तो ये गलत होगा। और असत्य के रूप में केवल और केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी असत्य होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखी गई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप आराम से देख लेना जब जीप करें, बाकी जो भी क्वेश्चन है पहले उस पर नजर डालो और अच्छे से समझो। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा कालीन तटीय व्यापारिक चौकी है, यानी कोस्टल ट्रेडिंग पोस्ट है। तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा सुतकांगडोर। ठीक है, सुतकांगडोर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखो अब ऐसे पूछा जा सकता है कि सुतकांगडोर जो है किस नदी के किनारे, तो दस्त नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा था और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख तटीय व्यापारिक केंद्र का कार्य करता था। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा विद्वान जो है उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांत जो अलग अलग लोगों ने दिया था उसमें कौन सा सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि अगर आर्य आक्रमण के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा था, व्हीलर ने कहा था, ये सही है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ऑरेल जो स्टाइन थे इन्होंने कहा था, ये भी सही है। और बाढ़ की जो बात की गई थी कि मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ का कारण बना, तो ये गलत होगा, क्योंकि बाढ़ के पतन का जो सिद्धांत दिया गया था EJH मैके, सर जॉन मार्शल और एस आर राव द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गलत हो जाएगा। जबकि जो आर कैनेडी थे इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में महामारी रोग को पतन का मुख्य कारण माना था। बाकी ये सारी चीजें सही है, तो सी को टिक कर सकते हैं जो कि गलत था। बाढ़ वाला मैटर याद रखना किन्होंने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि हड़प्पा काल के माप तौल और बाट प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि हड़प्पा कालीन बाट मुख्य रूप से चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और वे साधारणतः घनाकार होते थे। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये सही है, क्यूबिकल होते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सही है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी बाइनरी में होता था 1, 2, 4, 8, 16, 32 तथा ऊपरी मापदंड जो था वो दशमलव प्रणाली सिस्टम का अनुसरण करते थे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी पूरी तरह से सही है।
तीसरा आता है कि तराजू के पल्लों के कोई साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे केवल अनुमान से मापते थे। अब ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, यहाँ पर समझो। देखो, क्योंकि तांबे और कांस्य के बने तराजू के पलड़े कई हड़प्पा स्थलों पर जैसे कि लोथल, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि मतलब साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। और अगर हमें सत्य ही बताना है तो केवल सत्य के रूप में 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। राइट, समझ में आ रहा है सारे बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, तो आराम से समझिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस नदी के शुष्क मार्ग के किनारे स्थित है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप खुद इसका राइट आंसर गेस कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कालीबंगा से जुड़े 2-3 पॉइंट अगर आप बता सकते हो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कालीबंगा से पॉइंट आप बताना, 1-2 पॉइंट नीचे कमेंट करके। चलिए, अगला सवाल क्या है कि अभिकथन ए दिया गया कि हड़प्पा कालीन नगरों में निर्मित जल निकास व्यवस्था, जल निकासी जो व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम है, तत्कालिक विश्व के सभी समकालीन सभ्यता की तुलना में सबसे उन्नत थे। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि मिस्र या फिर मेसोपोटामिया जैसी समकालीन जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऐसे व्यापक स्वास्थ्य और स्वच्छता केंद्रित जल निकासी व्यवस्था नहीं पाई जाती थी जितना मतलब यहाँ पर अच्छा था हड़प्पा कालीन नगरों का। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नलियों का निर्माण, ठीक है, नलियों का जो निर्माण है पक्की ईंटों से किया जाता था तथा सफाई हेतु निश्चित दूरी पर मैन होल बनाए गए थे। ये पॉइंट भी सही है और इसका सही कारण भी दिया गया, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम को अगर बढ़िया करना है तो फिर भाई ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट पूरी तरह से सही है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनेगा कि ए और आर दोनों सही है, सत्य है और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा चीज के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, अगला सवाल देखो, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों और उनसे संबंधित नदियों का मिलान करना, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो हड़प्पा जो है वो पंजाब में, पाकिस्तान, पंजाब की पाकिस्तान मतलब जो उस वक्त की बात है वो रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ए का 2 मिलेगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे था, 2 बी का फर्स्ट होगा। और उसी तरह से यहाँ पर लोथल भुगवा नदी के किनारे, तो सी का 4। और रोपण जो था वो सतलुज नदी के किनारे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, बाकी सारी चीजें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आयात की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्रियों और उनके स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? तो पहला जैसे कि तांबा, खेतड़ी राजस्थान, लाजवर्द जो था वो आप कह सकते हो बदख्शा अफगानिस्तान। यानी हमारा ये पहला जो पॉइंट है वो पूरी तरह से सही है। जो इनका निर्यात होता था ये पूरी तरह से सही है कच्ची सामग्रियों का, जैसे कि तांबा जो था खेतड़ी राजस्थान से और लाजवर्द जो होता था वो बदख्शा अफगानिस्तान से, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। हड़प्पावासी तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी खानों से तथा ओमान से मंगवाते थे, जबकि अत्यंत मूल्यवान नीला पत्थर लाजवर्द होता था। ये भी याद रखिएगा लाजवर्द क्या है, तो नीला पत्थर था, अफगानिस्तान के बदख्शा क्षेत्र से आयात किया जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य ब्रॉन्ज के निर्माण हेतु तांबे के साथ निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता था, जिसकी उपलब्धता कम होने के कारण कांस्य उपकरण सीमित मात्रा में मिलते थे? तो उसमें क्या मिलाया जाता था भाई? देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सही आंसर बनेगा जस्ता। ठीक है, जस्ता ऑप्शन ए। कांस्य बनाने के लिए तांबे में टीन मिलाया जाता था। ठीक है, तांबे में टीन मिलाया जाता था। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कांस्य निर्माण हेतु तांबे के साथ किस धातु को, अच्छा तांबे के साथ, तो यहाँ पर हम सॉरी तांबे के साथ टीन को कहेंगे ना, टीन को, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसको हटाओ, यहाँ पर कहेंगे टीन को मिलाया जाता था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट, बी यहाँ पर सही होगा। और देख सकते हैं कि हड़प्पा क्षेत्र में टीन के भंडार न के बराबर थे और इसे अफगानिस्तान व ईरान से आयात करना पड़ता था, इसलिए टीन की दुर्लभता के कारण हड़प्पा के कांस्य की वस्तुएं तांबा की तुलना में कम पाई जाती थे। तो ये पूरी तरह से हमारा बी सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो
अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक गतिविधियों और मेसोपोटामिया अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि मेसोपोटामिया के अकड़ अक्कड़कालीन सम्राट जो कि सारगोन के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी क्षेत्र में किया गया है। तो अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि मेसोपोटामिया, देखो पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन अक्कड़ अभिलेखों में मेलुहा नाम से एक समृद्ध व्यापारिक भागीदार का उल्लेख है जो सिंधु सभ्यता की पहचान है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया ग्रंथों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया और दिलमुन जो है, दिलमुन यानी बहरीन और मकान यानी ओमान को मध्यस्थ व्यापारिक केंद्र बताया गया। मतलब मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया और दिलमुन व मकान को मध्यस्थ व्यापारिक केंद्र बताया गया। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये भी सही होगा, क्योंकि इन ग्रंथों में देखो लिखा गया कि मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया, फारस की खाड़ी में स्थित दिलमुन यानी बहरीन और मकरान तट यानी ओमान को मकान को हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ व्यापारिक पड़ाव बताया गया, यानी ये भी सही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ये भी समझ लो कि हड़प्पा वासी निस्क और सुवर्ण नामक सोने के सिक्कों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा के रूप में कर देते हैं। अब अगर इस पॉइंट पे नजर डालेंगे तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि हड़प्पा अर्थव्यवस्था में धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। संपूर्ण व्यापारिक जो वस्तु थी वो विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो यहाँ पर ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि वो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, ये गलत होगा। तो प्रश्न में क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड तो सही है, सत्य के रूप में क्या देखेंगे, 1 और 2, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आशा करते हैं वीडियो को लाइक जरूर आपने कर रखा होगा, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही इस तरह का क्वेश्चन आपको कराने वाला है कोई। हड़प्पा संस्कृति की धातु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा स्थलों से पूरी तरह अनुपस्थित पाई जाती है, मतलब हड़प्पा स्थलों से पूरी तरह अनुपस्थित पाई गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा आप आराम से प्रश्न को जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने कई बार आपसे बताया है कि लोहा का परिचय हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आराम से आप टिक करके बढ़ सकते हो और नीचे यहाँ पर अच्छे से लिखा भी गया, पढ़ लेना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कि गुजरात के रंगपुर स्थल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले। मतलब गुजरात के रंगपुर स्थल से तो क्या मिले हैं भाई, हम क्या कहेंगे कि उत्तर हड़प्पा यानी उत्तर हड़प्पा काल और धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर इसको पढ़ोगे और बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर मुख्य रूप से उत्तर हड़प्पा अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से परिपक्व हड़प्पा शैली की मोहरे मूर्तियों का अभाव है, लेकिन धान मतलब चावल की भूसी के अवशेष प्रचुरता में मिले। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रश्न हमने बताया अच्छे से ध्यान में रखिएगा और जो भी पीडीएफ होगा वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कुछ स्पेशल पीडीएफ जो होगा वो पीडीएफ जो होगा वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, तो वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर और देखते हैं बाकी के क्वेश्चन को। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास और मोहरों पर उत्कीर्ण आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न पशु के मोहरे सर्वाधिक संख्या में पाई गई हैं, जो संभवतः किसी पौराणिक या फिर पवित्र प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहरों पर सबसे अधिक जो है अधिक बार उत्कीर्णित जो पशु था वो एक श्रृंगी पशु यानी एक सिंग वाला काल्पनिक पशु है, जिसे अत्यंत पवित्र माना गया। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है। सेकंड आता है कि लिंग और योनि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा स्थलों से मिले हैं, जो उर्वरता की देवी और प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का संकेत करता है। यानी हम यहाँ पर देखेंगे, यह हमारा पॉइंट भी सही है। पत्थर के बने अनेक छल्ले, रिंग्स और शंक्वाकार वस्तुएं मिली है, जिन्हें विद्वानों ने लिंग और योनि का प्रतीक जो कि माना है। राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि हड़प्पा वासी विशाल स्तूपों का निर्माण करते थे और अपने देवताओं के विश्राम के लिए पत्थर की विशाल देवी दीप जो कि देव मूर्तियां स्थापित करते थे। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। देखो, लिखा गया कि हड़प्पा वासी किसी प्रकार के विशाल मंदिर, स्तूप या फिर बड़ी
जो कि पाषाण प्रतिमाओं की स्थापना नहीं करते थे। तो मंदिर वाला तो मैटर वैसे भी गलत है ही, तो ये पॉइंट हमारा तीसरा जो है वो गलत होगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड सही था। अगर असत्य देखना है तो केवल 3 यहाँ पर असत्य है, इसलिए बी को टिक करेंगे। राइट। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी, ठीक है, मंडी हाल ही में किस भारतीय राज्य में उत्खनन किया गया था जहां से सोने के आभूषणों का एक विशाल खजाना मिला है। तो मंडी तो आपको पता ही है कि मंडी पड़ता है कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित मंडी गांव एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि जून 2000 में यह खुदाई के दौरान सोने की चूड़ियां, मनके और ईंटों जैसी आकृतियों से भरा भारी मात्रा में खजाना मिला था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मंडी का संबंध उत्तर प्रदेश के साथ। अब आते हैं अगले सवाल पर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि अभिकथन ए, हड़प्पा सभ्यता में कोई केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकार या फिर राजा नहीं था, यह विशुद्ध रूप से एक अराजक समाज था। तो अगर हम इस पॉइंट पर नजर डालेंगे तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे कि देख पाएंगे कि स्पष्ट राजा का प्रमाण नहीं है, परंतु नगर नियोजन, मानकीकृत बाट माप तथा स्वच्छता नियमों की व्यापक एकरूपता यह सिद्ध करती है कि कोई ना कोई प्रभावी केंद्रीय प्रशासनिक या फिर वाणिज्यिक सत्ता अवश्य क्रियाशील होगी। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कि हड़प्पा जो है संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बाट माप, ईंटों के आकार और नगर योजना के एक अभूतपूर्व एक रूपता दिखाई देती है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा जो पॉइंट रहेगा वो सही है, क्योंकि देख सकते हो कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 मानकीकृत चार्ट बाट और नगरों में द्विभाग विभाजन अभूतपूर्व समरूपता दर्शाता है। यानी हमारा ये सेकंड पॉइंट सही था। तो कह सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कि ए तो असत्य लेकिन आर सही है, इसलिए डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ए असत्य था, आर सही है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है कि सूचीवन हड़प्पा कालीन स्थल और वर्तमान भौगोलिक स्थिति के साथ सुमेलित करना। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि स्थल है और स्थिति है। जैसे कि माडा जो है, माडा आपको पता है कहाँ पर है, ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी जो स्थल था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, चिनाब नदी के तट पर, ये ध्यान रखिएगा सबसे उत्तरी बिंदु है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है जहाँ पर तांबे का रथ भी पाया गया था। देखो दैमाबाद प्रवरा नदी पर महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी बिंदु माना गया। आलमगीरपुर जो है ये आपका पूर्वी बिंदु हो जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आलमगीरपुर। हिंडन जो कि नदी पर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु। और फिर आता है सुत कांगडोर, ये देखने को मिला है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक तरीके से मैच करेगा, तो ए को टिक करेगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो प्रस्तर मूर्तियां हैं उनके संदर्भ में प्रसिद्ध दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई और इसकी विशेषता क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो दाढ़ी वाली जो मूर्ति है वो आपको पता है कि मोहनजोदाड़ो से मिला है, यहाँ पर कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो, और यह स्टेराइट यानी सिलखड़ी से बनी है और त्रिफुलिया यानी टेरिफॉइल छाप वाली सॉल ओढ़े है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी करेक्ट होगा, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कोटदीजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कोटदीजी के संदर्भ में। तो देखिए कोटदीजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहेंगे कि यह सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा स्थल है जो कि अग्निकांड द्वारा नष्ट हुआ प्रतीत होता है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर पढ़ भी पाएंगे कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं पूर्वी तट पर मोहनजोदाड़ो के विपरीत दिशा में स्थित है। बाकी चीजें यहाँ पर पढ़ पाएंगे। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि हड़प्पा वासी गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों जैसे फसलों का उत्पादन करते थे तथा उन्हें रबी की फसल के रूप में उगाते थे। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी तरह से सही कह रहा है। जैसे कि हड़प्पावासी मुख्य रूप से शीतकालीन जैसे रबी फसलें जैसे कि 2 प्रकार के गेहूं, जौ, सरसों, तिल आदि उगाते थे। यानी पहला पॉइंट पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं,
सेकंड पॉइंट है कि ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है, लेकिन मोहरों पर ऊंट का चित्र अत्यधिक दुर्लभ या फिर अनुपस्थित था। ये पॉइंट भी हमारा सही होगा। कालीबंगन और सुतकोटता से ऊंट के अवशेष मिले हैं, परंतु हड़प्पा मोहरों पर ऊंट का चित्रांकन नहीं के बराबर पाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला पॉइंट भी सही होता है। तीसरा आता है कि हड़प्पा वासी चूंकि शेर के अस्तित्व से पूरी तरह से परिचित थे और उनके अधिकांश मोहरों पर शेर का चित्र अंकित मिलता है। ये गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा। यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि हड़प्पा वासी शेर से परिचित नहीं थे। उनकी मोहरों पर बाघ, हाथी और गेंडा व्यापक चित्रांकन है, लेकिन शेर का नहीं था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अगर हमें सत्य के रूप में देखना है तो सत्य हो जाएगा, केवल 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सा है, राखीगढ़ी के बारे में आपको पता है कि राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, हर राखीगढ़ी जो है घग्गर या फिर हकरा नदी घाटी, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालकाय पुरातात्विक स्थल माना जाता है। हरियाणा के हिसार जिले में, ध्यान में रखिएगा। हाल के उत्खननों से अगर बात करें तो धौलावीरा से भी बड़ा क्षेत्रफल वाला स्थल सिद्ध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक लकड़ी की नाली और अंत्योष्ट हेतु दंपति सावधान यानी डबल म्यूरल की बात करें साक्ष्य मिले, किस स्थान से? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हमारा लोथल और कालीबंगन है, ठीक है, लोथल और कालीबंगन से ऐसा युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से लकड़ी से खुरच कर बनाई गई अनूठी नाली के साक्ष्य मिले हैं, और वहीं लोथल और कालीबंगा के दोनों स्थलों से युगित सावधान यानी युगल जो सावधान है, एक साथ पुरुष और स्त्री के कंकाल साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ विद्वानों द्वारा सती प्रथा के आंशिक संकेत माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी पूछ ले कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के संकेत पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन मृत भांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि हड़प्पा के अधिकांश बर्तन कुम्हार के चौक पर बने होते थे तथा वे लाल और काले रंग के होते थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट की बात करें तो पूरी तरह से सही भी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पॉइंट सही होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट आता है कि ये पॉइंट हमारा सही है, इसको हम टिक कर देते हैं। सेकंड वाला बात करते हैं कि बर्तन पर मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि वृक्षों, पीपल के पत्ते, पक्षियों, मछलियों के चित्र उकेरे जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट सही है, क्योंकि बर्तन पर पीपल के पत्ते, खजूर के पेड़, वृत्त, त्रिभुज, पक्षी, मछली और हिरण जैसे प्राकृतिक और ज्यामितीय चित्र बनाई जाती थी, यानी सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा क्या था कि हड़प्पा वासी बर्तनों को पकाने की कला से अनजान थे और वे केवल धूप में सुखाए गए कच्चे बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे। ये तो आप जानते हैं गलत होगा, क्योंकि टेराकोटा आप वर्ड तो हड़प्पा सभ्यता में पढ़े ही हैं, जो कि पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था, तो फिर वो ये गलत कह सकते हैं, ये पॉइंट गलत होगा। असत्य के रूप में केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी गलत होगा। आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल सुतकोडटा की खोज और उत्खनन का श्रेय जो है निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद को दिया जाता है? तो देखिए, सुतकोडता की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1964 में किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, जेपी जोशी यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन ए पूरी तरह से करेक्ट होगा, जेपी जोशी, राइट। और यह स्थल नगर प्राचीर तथा घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य के लिए माना जाता है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि अभिकथन ए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सुरक्षात्मक प्राचीर केवल बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा। क्यों? क्योंकि किलेबंदी केवल सैन्य आक्रमणों से रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि भीषण बाढ़ से नगर को बचाने, मवेशियों की चोरी रोकने और व्यापारिक कर वसूलने के लिए भी बनाई जाती थी। यानी सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि बाहरी आक्रमणों के लिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट में क्या है कि सुतकोडटा और धौलावीरा जैसे नगरों में पूरे नगर और दुर्ग क्षेत्र को पत्थर और मिट्टी के मोटी दीवारों से घेरा जाता था। ध्यान देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर एक तरह से सही होगा, क्योंकि
कोडटा और जो धौलावीरा था नगर में विभिन्न भागों में विशाल पत्थर की दीवारों से घेरा गया था, जो कि स्थापत्य सुरक्षा का प्रमाण है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि पहला तो गलत था लेकिन सेकंड वाला सही है। तो फर्स्ट ए असत्य है, आर सही है, इस वजह से डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट सवाल है कि इस विशेष साक्ष्य खोज और संबंधित स्थल से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किसके साथ मिलान होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे का जो निशान है वो कहाँ पर देखने को मिला है, तो ये निशान हमें चंदहुदड़ो में देखने को मिला है। ठीक है, चंदहुदड़ो। उसके बाद बंदरगाह और फारस की खाड़ी की मोहर की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है लोथल के अंतर्गत। ठीक है, लोथल के अंतर्गत। फिर आता है तांबे की मानव आकृतियां और कांसे का रथ, ये मैंने आपको बताया था दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी हाँ सही है। अच्छा, चौथा आता है कि स्टेडियम और साइन बोर्ड जो है उत्कीर्ण लेख, ये मिला है धौलावीरा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मिलान किया गया, इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 10 बड़े चिन्हों वाला जो हड़प्पा साइन बोर्ड है वो मिला है कहाँ से? धौलावीरा से, ये याद रखिएगा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। अगला सवाल नेक्स्ट क्या आता है? गुजरात में स्थित प्रभास पाटन और रंगपुर पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता के किस चरण के सबसे ज्वलंत उदाहरण माने जाते हैं? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं उत्तर हड़प्पा चरण। ठीक है, उत्तर हड़प्पा चरण। जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित प्रभास पाटन, सोमनाथ और रंगपुर यानी उत्तर हड़प्पा या फिर उत्तर परिपक्व चरण, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के प्रमुख स्थल है, जहाँ शहरी जीवन के क्रमिक ह्रास और ग्रामीण संस्कृति के रूपांतरण के जो कि लक्षण दिखाई देते हैं। यानी सही आंसर हमारा बी करेक्ट है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है कि चंदहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इस स्थल का एक अद्वितीय विशेषता यह है कि, बताइए, चंदहुदड़ो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि चंदहुदड़ो जो है वो आपका एकमात्र हड़प्पा नगर था जिसमें कोई दुर्ग या फिर गढ़ी यानी सिटाडेल नहीं पाया गया है। ये पॉइंट पहले बहुत बार पूछा जाता था, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आप देखोगे कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिना किलाबंदी वाला था ये। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि हड़प्पा वासी वृक्ष पूजा करते थे, जिसमें पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना जाता था। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि मोहरों पर पीपल के वृक्ष के भीतर से निकलती हुई आकृतियां और पत्तियों का प्रचुर चित्रांकन यह दर्शाता है कि पीपल अति पवित्र वृक्ष था। तो यानी हमारा पहला जो पॉइंट है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, पूरी तरह से सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह का मूल जो उद्गम है सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है, जो सूर्य उपासना का प्रतीक था। ये पॉइंट भी आपने डेफिनेटली पढ़ा ही है कि मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह प्रचुरता में मिले हैं, जिसे विद्वानों ने सूर्य पूजा या फिर कल्याणकारी शक्ति का प्रतीक माना गया। ये सही होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे और ऋग्वेद के इंद्र की पूजा मुख्य देवता के रूप में करते थे। ध्यान देंगे ये पॉइंट यहाँ पर गलत निकल कर आएगा। अब क्यों गलत है वो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गलत हो गया, बाकी ये फर्स्ट और सेकंड सही था। देखो यहाँ पर लिखा गया हड़प्पावासी बहुदेववादी और प्राकृतिक पूजक थे। यहाँ पर जब एक ईश्वरवादी लिखा गया ना कि सिर्फ एक ईश्वर को, तो ये गलत है। बहुदेववादी थे और प्राकृतिक पूजक थे। ऋग्वैदिक देव इंद्र का हड़प्पा संस्कृति से कोई संबंध नहीं था, बल्कि जो कि व्हीलर ने इंद्र को हड़प्पा विनाश का आरोपी माना है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि ऐसा कुछ था नहीं, ये गलत होगा। तो सत्य के रूप में अगर देखा जाए तो सत्य के रूप में केवल यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो आप आंसर गेस कर ही सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। राइट, अच्छा, नेक्स्ट सवाल, अभिकथन ए, हड़प्पा संस्कृति के लोग शांति प्रिय थे और युद्ध तथा हथियारों को प्राथमिक महत्व नहीं देते थे। ध्यान देंगे ये एक पॉइंट एक तरह से सही है, क्योंकि विशाल क्षेत्र में फैले होने के बावजूद हड़प्पा में किसी विशाल सेना या फिर सैनिक वर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। यह व्यापारी वर्ग और संचालित शांतिपूर्ण समाज था। बहुत अच्छा था। ठीक है, कारण की बात करें तो उत्खनन में रक्षात्मक ढाल
और हेलमेट या फिर भाले जैसी आक्रामक सैन्य सामग्रियां बहुत कम है और ना के बराबर पाई गई है। तो ये सब साबित करता है कि वो एक मतलब शांतिपूर्ण समाज थे। तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा सही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि सिंधु सभ्यता की टेरिकोटा या फिर मृद मूर्तियों के निर्माण के संदर्भ में बताइए कि कौन सी विधि अपनाई जाती थी। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये चीज कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो होगा वो पिंचिंग, ठीक है, पिंचिंग, ठीक है, पिंचिंग कह सकते हैं, पिंचिंग विधि, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर पढ़ लेना, आराम से सारी चीजें लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल रोपण है पंजाब में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय अंत्योष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम एक चीज कहेंगे कि मनुष्य के 100 के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से हमें देखने को मिला है। तो राइट आंसर बी हो जाता है। देखो लिखा गया कि पंजाब के सतलुज नदी के तट पर स्थित रोपण आधुनिक जो कि रूपनगर से एक कब्र में मनुष्य के साथ एक पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के अद्वितीय साक्ष्य मिला है। ऐसा साक्ष्य नवपाषाण कालीन स्थल बुरजहोम से भी पाया गया था। बुरजहोम कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा कालीन जो है विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि ओमान से तांबा आयात किया जाता था और इस जिसकी रासायनिक जो संरचना है हड़प्पा तांबे के समान ही निकेल के अंश दिखाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट सही होगा, क्लियरली मेंशन भी किया गया कि रासायनिक विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि ओमान के तांबे और हड़प्पा के तांबे दोनों में निकेल के अंश मौजूद होते थे जो उनके व्यापारिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। फिर आता है कि हड़प्पा, मोहरे और बाट मेसोपोटामिया के सूसा और उर जैसे शहरों में पाए गए। ध्यान देंगे यहाँ पर अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये भी सही होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया के प्रमुख प्राचीन नगरों जैसे कि उर, सूसा, कीस और निपुर से हड़प्पा शैली के वर्गकार मोहरे और बाट मिले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पर है कि हड़प्पा वासियों का मिस्र और सुमेरिया के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं था। ये तो आप आराम से पढ़ के भी समझ सकते हो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया और मध्य एशिया के साथ जीवंत व्यापारिक संबंध था तथा मिस्र से भी अप्रत्यक्ष व्यापार के संकेत मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रश्न में हमसे पूछा गया कि असत्य बताइए, तो असत्य तो केवल 3 है, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या बनता है, अगला सवाल है कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली पुरातात्विक स्थल है जिसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। देखो अगर हम पहला पॉइंट की बात करें, जैसे कि यहाँ से समृद्ध नगर योजना और बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य मिले, ये गलत है, असत्य के रूप में ये गलत होगा, क्योंकि ये जो साक्ष्य है बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था जल प्रबंधन वाला वो धौलावीरा वाला बात होता है, ठीक है, गुजरात का धौलावीरा, इसलिए ये पॉइंट गलत होगा। बाकी इसमें सही है कि यहाँ से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों चरणों के अवशेष मिले हैं और यहाँ से हल का खिलौना मिला, ये हम पीछे भी देख चुके थे। तो ये तो तीनों सही था, लेकिन ये ऊपर वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी विशाल जो स्नानागार का प्राथमिक उपयोग है संभवतः किस कार्य के लिए किया जाता था, बताइए संभवतः किस कार्य के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि अनुष्ठानिक धार्मिक स्नान यानी रिचुअल बाथिंग और विशेष अवसरों पर सामुदायिक समागम हेतु। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, बी हो जाता है। अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि उत्खनन स्थल और संबंधित खोजकर्ता से मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा के खोजकर्ता के रूप में कौन होंगे, विस्ट होते हैं, ठीक है, विस्ट यहाँ पर ए करेक्ट है। फिर चंद्रहुदड़ो की बात करें तो मजुमदार हमने पीछे भी देखा था, ये भी सही तरीके से मिलान है। बनावली की बात करें तो यहाँ पर भी विस्ट होगा, इनका भी ये पूरी तरह से मिलान सही किया गया। और लास्ट पॉइंट है कि सुत्त कांगडोर, ये आपका स्टाइन, ये स्टाइन बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ये पूरी तरह से सही तरीके से मिलान किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। और बाकी जो है सब याद रखिएगा कि किसका खोज कब किया गया, खास करके चंद्रहुदड़ो 1931 याद रखना है और यहाँ पर बनावली जो है 1974 याद रखेंगे। चलिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट होमवर्क क्या रहने वाला है।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंत यानी पतन के संदर्भ में आधुनिक पुरातात्विक जो समस्त दृष्टिकोण है, बताइए क्या है। मतलब उनके अंत और पतन के संदर्भ में तो क्या कह सकते हैं, मतलब कि यह किसी एक कारण से अचानक नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलने और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इसका क्रमिक विशहरीकरण हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका पतन हुआ, कोई एक कारण नहीं रहा। यहाँ पर हम बी को टिक करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, आराम से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक क्लियरली पॉइंट समझ में आएगा नहीं। तो आराम से सारा पॉइंट यहाँ पर पढ़कर क्लियर रखना, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का ये टॉपिक जो है वो कैसा रहा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले इसी तरह से। अब देखिए होमवर्क क्या रहने वाला है, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये चीज़ डाला था, आपसे पूछा था, तो ये हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात रही कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपको पढ़ के आना है वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सभा हो गया, समिति, वर्ण व्यवस्था, वेद, यज्ञ, शिक्षा आदि, और इससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे और इसी तरह से डिटेल में बात करेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो ये जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। होमवर्क पढ़ करके आइए, ताकि आप जब तक, जैसे कि अगर मैंने आपको वैदिक काल दिया, तो वैदिक काल जब तक आप पढ़ करके नहीं आओगे तब तक अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मज़ा नहीं आएगा। और अब घिसा पिटा क्वेश्चन मैं दूंगा भी नहीं जो आपको लगे कि आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं और आराम से क्वेश्चन को गेस कर रहे हो। जैसे आज इस वीडियो को और आपने एंड तक देखा होगा, तो 50 में से कितना स्कोर किया आपने कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन में से 30+ भी स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।